हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग देखते हैं 9th क्लास का जो चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका सेकंड पार्ट। अब पहले पार्ट में हमने ये देख लिया था हिस्ट्री, एटम्स कहां से नाम आया, क्या मतलब होता है एटम का, और कौन कौन फिलोसोफर थे जिसने एटम के बारे में सबसे पहले बताया था। हिंदी का नाम क्या होता है, एटम को हिंदी में बेसिकली क्या बोलते हैं, वो भी मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में। और मैंने पिछले लेक्चर में फिर बात की थी कि एटम्स कॉम्बाइन जो होते हैं उनमें लॉ क्या लगते हैं, ठीक है, रूल्स क्या लगते हैं। तो उनमें से रूल्स में से हमने दो रूल्स कवर किए थे जो कि 9th क्लास में आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जिसको हम बोलते हैं। अब इस चीज के बाद पहली थ्योरी आई थी एटॉमिक थ्योरी, जो कि पहले साइंटिस्ट ने दी थी, और वो साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1808 में, अब 400 आप बोल सकते हो 400 बीसी से के बाद से देख लो 1800, मतलब 400 वो और 1800 ये, मतलब टोटल कितने हो गए 2200 साल बाद, लगभग 2200 साल बाद हमारी पहली एटॉमिक थ्योरी आई थी, जो कि जॉन डाल्टन ने दी थी। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी कब दी थी? in 1808, in 1808 by John Dalton, by John Dalton, जॉन डाल्टन के द्वारा ये चीज बताई गई। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी आई, उन्होंने बताया एक्सपेरिमेंटली। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, वो तो फिलोसफर्स थे जितने भी थे, ठीक है। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, और उन्होंने उनके सारे पॉइंट्स को मर्ज ही किया यहां पर। इनकी एटॉमिक थ्योरी में उनके ही पॉइंट्स लगभग झलकेंगे जो कि फिलोसफर्स ने पहले बोले थे। तो अब यहां पर देख लेते हैं, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी 1808 में आई थी बाय जॉन डाल्टन। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? मेन पॉइंट और की पॉइंट को हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं, जिसके बेसिस पे कोई थ्योरी पूरी बनी हुई होती है। तो उनके हम पोस्टुलेट्स देखेंगे कि बेसिकली इन्होंने एटम्स के बारे में इनकी धारणाएं क्या हैं, इन्होंने माना क्या है, और उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इन्होंने, तो वो हम समझेंगे। पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब जो चीज मैंने आपको बताई थी कि मैटर जो है, पूरी दुनिया जो बनी हुई है मैटर की, उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम है, जो कि जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था। सेकंड पॉइंट है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर एटम ना ही क्रिएट हो रहा ना डिस्ट्रॉय हो रहा, तो मतलब मास भी कंजर्व है और एनर्जी भी कंजर्व है और एटम भी कंजर्व है। मतलब जितना जब दुनिया बनी थी तब जितनी एनर्जी थी इस दुनिया की, उतनी ही एनर्जी अभी है। जितना मास पहले था उतना ही मास अभी है। जितने एटम्स पहले थे उतने ही एटम्स अभी हैं। मतलब atoms also conserved, mass also conserved, and energy also conserved. Atom can neither be created nor be destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. तो ये सेकंड पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड था। थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है आइडेंटिकल साइज, मास और प्रॉपर्टी। अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो हाइड्रोजन में जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे सेम साइज के होंगे, सेम मास होगा, सेम प्रॉपर्टीज होगी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली यहां पर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो अलग अलग भी हो जाते हैं फिजिकली, ठीक है। स्टेट वाइज अगर देखें तो यहां पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिकली बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वो लिक्विड स्टेट में है, गैसीय स्टेट में है, ठीक है। तो लेकिन अगर इनकी केमिकल रिएक्शन की जाए तो वो तो सेम चीज ही देगा। क्लियर? तो ये चीज हमने बात की है। क्लियर? तो यहां पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली होती क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हम फिजिकली उसको ऑब्जर्व करें, जैसे उसका कलर, उसका स्मेल, ठीक है, उसका बिहेवियर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कौन सी स्टेट है, गैसियस है, लिक्विड है, ठीक है। ये सारी चीज फिजिकल में आती है, ठीक है। कलर, टेस्ट
ऑर्डर मतलब स्मेल और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीजें हम फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जब उसकी रिएक्शन किसी अदर के साथ कराते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या देता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। वो हम केमिकली रिएक्ट करा रहे हैं, ये हम फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिजिकली ऑब्जर्व करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकली रिएक्ट करने के बाद जो चीज मिलेगी वो हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, सेम एलिमेंट्स की, सेम साइज, सेम मास और सेम प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज, डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। बिल्कुल जायज की बात है, अगर एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन की ऑब्वियस प्रॉपर्टी, साइज सब कुछ अलग अलग होगा, तो इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, ये सब एक ही बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एटम्स कैन कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अभी हमने डेफिनेट रेशियो का एग्जांपल देख लिया था कि एटम जब कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं और वो बनाते हैं कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो रही बात की नहीं, समझ में आ रही बात की नहीं। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, जैसे H और H जुड़ गया तो क्या बन गया H2, है ना, H2 और O2 जुड़ गया, ये बन गया H2O। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल बनेंगे, वो हम मॉलिक्यूल के बारे में अलग पढ़ेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अभी हमने चीज जान ली। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट और भी देख सकते हैं, एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, एटम की बात करें तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। अब लास्ट पॉइंट है इसका, एटम्स किसी अदर एटम्स के साथ मिलकर क्या एक ही टाइप का कंपाउंड बनाता है? जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग टाइप के भी कंपाउंड बना सकते हैं। तो एटम्स combine with atoms of different element, atoms of different element in a different ratio form compound, in different ratio form compound, यहीं पर लिख दे रहे हैं form compound। क्लियर, अलग अलग कंपाउंड देंगे, इन डिफरेंट रेशियो फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, यहां पर डिफरेंट फॉर्म कंपाउंड। क्लियर, यहां पर लिख सकते हो एलिमेंट्स इन डिफरेंट रेशियो फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, यहां पे लिख लेना डिफरेंट, ये बीच में लिख लेना डिफरेंट कंपाउंड, फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। अब देखो एक बार इस पॉइंट को देख लो, एटम्स कंबाइन विथ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms combined with atoms of different elements in different ratio form different compound। अब देखो बेसिकली मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है कहने का, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो अगर अलग अलग रेशियो में जुड़ेगा तो अलग अलग कंपाउंड देगा। ये H2O2 भी बनाता है और H2O भी बनाता है। तो यहां पर अगर ये 1:1 में जुड़ रहा है या 2:2 में जुड़ रहा है तो H2O2 बनाएगा, और 2:1 में जुड़ रहा है तो यहां पर क्या बनाएगा, ये वाटर। तो ये हमें ध्यान देना है, ये हम कहना चाह रहे थे कि H2O2 भी बनाता और H2O भी बनाता है। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही, यही हम समझाना चाह रहे थे। देखो दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। दूसरा मेरा मतलब यह है, जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर ली, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो अलग अलग रेशियो में जुड़ेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब 1:1 में, ये क्या हो गया 1:2 में। तो मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है, वो अलग अलग रेशियो में जुड़ेगा तो अलग अलग कंपाउंड बनाएगा, ये कहने का मतलब है, और कुछ नहीं। ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। क्लियर, ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, और ये जो लॉ है वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो लॉ है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको नोट कर सकते हो फटाफट, अब कोई बात है नहीं, नोट कर लो।
नाइट्रोजन का और अगर और देखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रुक सकते हो। नाइट्रोजन का अगर हम और देखें, नाइट्रोजन का और देखें, हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन अगर जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, अगर नाइट्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ तो ये भी अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स दे देता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अलग अलग कंपाउंड्स दे देता है, जैसे NO दे देता है, N2O दे देता है, NO2 भी दे देता है। तो ये अलग अलग रेशियो के कंपाउंड है, क्योंकि अलग अलग रेशियो में जुड़ेंगे, ठीक है। अगर यहां पर हम बात कर ली तो ये 1:1 में जुड़ रहा है, ये 2:1 में जुड़ रहा है, ये 1:2 में जुड़ रहा है। तो ये जितने अलग रेशियो होगा तो डिफरेंट कंपाउंड होगा, डिफरेंट एक एटम दूसरे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कॉम्बाइन इन अ डिफरेंट रेशियो गिव डिफरेंट कंपाउंड्स। यही कहने का मतलब था। इसको लॉफिंग गैस बोलते हैं। अगर ये कमरे में छोड़ दी गई तो हम लोग हंसते रहेंगे, इसको बोलते हैं लॉफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लॉफिंग गैस। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस तरीके से चीजें समझा करो कैसे हमें नाम रखना है, इसको अब नोट कर सकते हो। 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए आपको। अब हम देखेंगे कि मतलब क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। देखो, अब हम पहुंचते हैं कंक्लूजन पे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कंक्लूजन बेसिकली क्या था, कि इसको बताने का बेसिकली मतलब क्या था। देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये बताया था, इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन ए होल नंबर एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब जो एटम्स कॉम्बाइन हो रहे हैं वो एक होल नंबर में हो रहे हैं, मतलब आधा या 2.5 इस तरीके से नहीं हो रहा है, 2, 3, 4 इस तरीके से हो रहे हैं, होल नंबर में हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। जैसे हमने बात कर ली कि 2 हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ करेंगे, मतलब इसी के मल्टीपल में काम करेगा फिर सब, ठीक है। तो बेसिकली उसका मतलब ये था। समझ में आ रही बात कि नहीं? क्लियर होगी बात? इसको नोट कर सकते हो, यही चीज आपको लिखनी है। वैसे कंक्लूजन ज्यादा पूछते नहीं है। अब जो ड्रॉबैक है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल क्यों हुई, ये हमें सबसे ज्यादा जानना जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, डाल्टन ने क्या बोला था, शुरुआत से सारे जो हमारे दार्शनिक थे, मतलब फिलोसफर्स थे, उन्होंने यही बोला कि एटम इज इंडिविजुअल, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा पार्टिकल कोई नहीं हो सकता। यही बात एज इट इज डाल्टन ने चिपका दी बोर्ड पे, और इन्होंने बोला कि क्या बोला कि एटम इज इंडिविजुअल। पहला ही पॉइंट बोला, एटम इज इंडिविजुअल। लेकिन आपको पता है अब कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एटम से, मतलब 2 चीज अलग अलग हो रही है, मतलब डिविजिबल है। और जो वर्ड आया था एटोमियो, एटोमियो आया, इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, अनकट। तो इससे एटम वर्ड आया, मतलब एटम जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं वही गलत है, वही चीज गलत है, मतलब जो एटम हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब ही गलत है, वो नाम ही गलत है एटम। क्लियर? तो सबसे छोटा पार्टिकल एटम, आप शुरुआत से बोलते आ रहे तो एटम हमको बोलना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए। लेकिन एटम का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, और एटम तो डिविजिबल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। क्लियर रही बात कि नहीं? तो इसको आप नोट कर सकते हो। इसमें ड्रॉबैक में हम लिख लेते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? खामियां। ड्रॉबैक, कमियां भी बोल सकते हो। ड्रॉबैक ऑफ व्हाट? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक। क्लियर? तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला अभी? डाल्टन ने क्या बोला अपनी थ्योरी में कि एटम तो हमारा भैया क्या होता है? इंडिविजुअल। ही सेज, it said that atom is indivisible। क्लियर हो रही बात की नहीं? but atom can be divisible in which इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
कॉमा न्यूट्रॉन कैन आल्सो सीन फर्दर डाल्टन्स थ्योरी के बाद ये देखा गया कि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई। ये हमारा ड्रॉबैक है किसका, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। इसको नोट कर सकते हो, समझ में आ रही बात कि नहीं, तो नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। एटम क्या होता है, एटम तो समझते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं एटम का मतलब क्या है, वो तो समझ चुके थे एटम का मतलब। हम देखते हैं एटम की डेफिनेशन कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। एटम के बारे में इतना सब कुछ जान लिया, लेकिन एटम को हम बताएंगे क्या, व्हाट इज एन एटम। एटम को कैसे बताएंगे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर को स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल सकते हैं, या एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मतलब अगर आपके पास लोहा पड़ा है, ठीक है, वो प्योर लोहा है, मतलब उसमें आयरन का ही एटम है पूरा, तो उससे एक सबसे छोटा जो आयरन होगा वो आयरन का एटम कहलाएगा। हम सोने की बात करें, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है, स्लीपिंग वाला सोना नहीं, जो गोल्ड है, गोल्ड का सबसे छोटा जो पार्टिकल उठाएंगे वो एटम कहलाएगा किसका, गोल्ड का। उसका सिंबल होता है AU, है ना। तो इसी तरीके से चांदी का सबसे छोटा पार्टिकल उठाएंगे, जो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, सेम एटम से मिलकर बनते हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट। और एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है, स्मॉलेस्ट। या फिर हम पूरे मैटर को भी, मैटर का भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, लेकिन मैटर में सभी एटम्स हो जाते हैं, एलिमेंट में केवल एक ही टाइप का एटम होता है, ठीक है। तो एलिमेंट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा, ठीक है। मैटर में अलग अलग टाइप के भी एटम्स होते हैं, जैसे हम खुद मैटर है, तो इस हमारे अंदर सब कुछ है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, सोडियम है, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि हम हमारा सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं कहलाएगा, वो सेल कहलाएगा। तो वही बोल रहे हैं, तो हम एलिमेंट को सबसे छोटा पार्टिकल बोल सकते हैं, या फिर जो मैटर है उसको फिर फाइनेस्ट फॉर्म में जाओ, सेल भी अंदर तक जाओ, ऑर्गेनल्स किससे बना है, मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, एटम से। तो हम इतना माइक्रोस्कोपिक वे में जाएंगे तब हमें एटम बोल सकते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, और एन एलिमेंट ये बोल सकते हैं। तो यहां पर एलिमेंट कहना ज्यादा सही होगा, एन एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एटम बोल देते हैं, क्लियर। और मैटर का भी बोल सकते हैं, मैटर का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अगर एलिमेंट याद नहीं आ रहा तो मैटर भी बोल सकते हैं, लेकिन एलिमेंट ज्यादा क्लियर रहेगा। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, क्लियर, बस खत्म। विच कैन टेक पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, ठीक है। तो ये देखो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इट टेक्स इन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलता है, ऑल एटम ऑफ एन गिवन एलिमेंट आर सेम। मतलब जो एलिमेंट है उसके तो सारे एटम सेम होंगे। अगर गोल्ड है, गोल्ड में जितने भी गोल्ड के एटम्स हैं वो सब सेम होंगे, सारे एटम सेम होंगे, ठीक है। अगर डायमंड है, डायमंड प्योर कार्बन से बना होता है, तो उसमें सारे कार्बन एटम सेम होंगे। ग्रेफाइट है, वो भी कार्बन से बना होता है, जो पेंसिल की लेड होती है ना, ठीक है, जो अंदर नॉक जिसको बोलते हैं, ठीक है, शार्प, तो जिसको हम शार्प करते हैं शार्पनर से, तो वो भी हमारी किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट प्योर कार्बन होता है, प्योर कार्बन। आप 10th में पढ़ोगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में, तब आप देखोगे कि वो डायमंड, ग्रेफाइट, ये प्योर फॉर्म होते हैं कार्बन के, तो वो भी प्योर फॉर्म है कार्बन का। उसका सबसे छोटा पार्टिकल निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड कार्बन एटम, क्लियर। ग्रेफाइट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, कार्बन एटम, और सारे कार्बन एटम्स उसमें सेम ही होंगे। वही ये पहला पॉइंट बोल रहा है, ऑल एटम्स ऑफ एन गिवन एलिमेंट आर सेम। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर सेम। सेकेंड पॉइंट, ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट शोज ऑल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कोई भी एटम ले ले अगर एलिमेंट का,
वो सारी प्रॉपर्टी बता देगा एलिमेंट की कि एलिमेंट कैसा है, चमकदार है, सोनरस है, ठीक है, लश्चरस है, ये सारी चीज बता देगा वो। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बेसिस पे, उसकी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे वो सारी चीज पता चल जाती है। इसकी रिएक्शन क्या होगी, केमिकल रिएक्शन भी बता देगा कि दूसरे के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ये बता देगा। तो ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, ये तो बोल दिया कितना स्मॉल, 10 की पावर -10 मीटर। मतलब 10 की पावर -10 मतलब यहां पे 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक अगर है उसको उससे इतने पार्ट में डिवाइड कर दो, इतने लोगों को बांट दो, ठीक है, एक छोटा पार्टिकल है उसको इतने लोगों को बांट दो, इतना छोटा, समझ में आ रही बात नहीं? इसको छोड़ो, इसकी मीटर की बात कर रहे हैं, मतलब 1 मीटर में इतना पार्ट, ये 1 मीटर है, 1 मीटर का इतना ज्यादा पार्ट, मतलब इससे डिवाइड कर दो, 1 मीटर को इतने से डिवाइड कर दो, इतना जो आ जाएगा वो उसकी रेडियस होगी एटम की, वो एटम की क्या होगी, रेडियस, एटम की रेडियस होगी, और फिर हम वो एटम हमें मिल जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? लेकिन अब अलग अलग भी होती है एटम, ये एक जनरल मान लिया कि जनरल इसकी होती है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है कि एटम की रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, ये जनरल माना है। लास्ट पॉइंट इसका और देख लेते हैं, एटम्स में और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मतलब एटम अकेला भी मिल सकता है और किसी और के साथ भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है एटम कौन सा है, ठीक है। तो कुछ एटम जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उनको बोलते हैं नोबल मेटल्स या नोबल एलिमेंट्स बोल सकते हो, जो रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर? वो रिएक्शन नहीं करते, उनको बोलते हैं नोबल एलिमेंट्स। तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हमें अकेले फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये हमारे नहीं रिएक्शन करते, अकेले होते हैं। लेकिन जैसे H2 अकेला नहीं होता, O2 अकेला नहीं होता, N2 अकेला नहीं होता, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अकेले नहीं होते, फास्फोरस P4 फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक भी होते हैं। क्लियर? तो इसको नोट कर सकते हो। आगे हम देखेंगे चीजें, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट देखेंगे हम फिर। तो अब हम देखते हैं एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल बेसिकली क्या बताता है कि एटम को शॉर्ट फॉर्म में सिंबलाइज करना। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, इसको पूरी स्पेलिंग नहीं लिखना, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बता देना। सिंबल बहुत ज्यादा यूज होते हैं, सिंबल का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे हम बात करें अशोक चक्र की, तो सीधे सीधे पहचान जाएंगे कि अपना देश के है, नेशनल एम्बलम है, कुछ इस टाइप का हम पहचान जाते हैं। जैसे ऑडी में 4 छल्ले होते हैं, तो वो उसका सिंबल है। तो सिंबल से चीजें अपने आप सिंबलाइज होती है, हाँ, इसकी पहचान होती है। तो सिंबल आजकल चलता है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में बताना है, किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में बताना, दैट इज कॉल्ड सिंबल। शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं एब्रिविएशन। देखो, सिंबल, एटॉमिक सिंबल बेसिकली क्या होता है? सिंबल इज एन एब्रिविएशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एटम। एटम और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं सिंबल और एब्रिविएशन। देखो, अब हम रिलेट करेंगे यहां पर, ये हमारे न्यू सिंबल्स हैं, न्यू सिंबल्स हैं, और ये ओल्ड सिंबल्स हैं। ये न्यू सिंबल्स हैं, ये ओल्ड सिंबल्स हैं, ये न्यू सिंबल्स हैं, ये ओल्ड सिंबल्स हैं। अब देखो यहां पर हम बात करें, यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे सिंबलाइज होता था पहले, फास्फोरस ऐसे होता था सिंबलाइज, कॉपर ऐसे होता था सिंबलाइज, कॉपर को हम क्यूप्रस से आया है, Cu, गोल्ड ऐसे सिंबलाइज होता था इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होता था। कार्बन, ये सारा लिखना है आपको, कार्बन ऐसे सिंबलाइज होता था, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था कार्बन, काला काला। यहां पर अगर सल्फर की बात करें तो इस तरीके से सिंबलाइज होता था। प्लम्बम मतलब लेड, लेड इस तरीके से सिंबलाइज होता था। प्लेटिनम, प्लेटिनम को P से सिंबलाइज करते थे सर्किल के अंदर। ऑक्सीजन O से, मतलब इस सर्कुलर से सिंबलाइज होता था। ये O है, ये सर्कल है, ये ध्यान देना यहां पर, ये O है, O ये सर्कल है पूरा, इससे सर्कल से सिंबलाइज होता था। आयरन Fe, अब Fe से सिंबलाइज होता है, पहले ऐसे होता था, ठीक है। ये फेरम से आया है, Fe फेरम वर्ड होता है, उससे आया ये Fe आयरन का सिंबल। सिल्वर, सिल्वर ऐसे सिंबलाइज होता था, ठीक है। मरकरी ऐसे सिंबलाइज, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मरकरी ऐसे सिंबलाइज होता था, मतलब इससे G हटा दो तो ये हमारा मरकरी कहलाता है। ये ओल्ड सिंबल्स है। क्लियर हो रही बात की नहीं?
तो ये सारी चीजें आप नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे की चीजें, और जितने भी जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड है वो सब कुछ करते जाना, साथ साथ एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस करते जाना, और हो सके तो लखमीर सिंह के क्वेश्चंस भी करते जाना, ठीक है। बाकी हम लोग देते रहेंगे क्वेश्चंस, आगे इसको नोट कर लो।